The hijacking of IC-814 कांधार हाईजैक दिसंबर 24, 1999। क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले दोपहर के समय एक इंडियन एयरलाइन की फ्लाइट IC-814 अपने 176 पैसेंजर के साथ नेपाल के काठमांडू से इंडिया के न्यू दिल्ली की उड़ान भर चुकी थी। मगर उस फ्लाइट में बैठे पैसेंजर और क्रू को ये नहीं पता था कि ये उनके ज़िंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा होने वाली है। इस फ्लाइट के कैप्टन देवी सरन आराम से फ्लाइट उड़ा रहे थे, पर उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उनकी फ्लाइट के साथ अभी कुछ ही देर में क्या होने वाला है। 5:30 बज चुके थे, कुछ ही देर में दिल्ली आने वाला था। लेकिन बीच फ्लाइट में जब खाना सर्व हो रहा था तो अचानक एक आदमी नकाब पहनकर प्लेन में उठा और प्लेन में चिल्लाने लगा, हाईजैक। उन 5 आदमियों ने इंडियन एयरलाइन की IC-814 फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था। पूरे प्लेन में एक पैनिक मच गया था। हाईजैकर लोगों के ऊपर चिल्ला रहे थे और लोग डर में रोना निकल रहा था। उन हाईजैकर ने सबको सर झुकाकर वहीं चुपचाप बैठने को कहा और फिर एक एक कर उन्होंने सब पैसेंजर की आंखों में पट्टी बांधी। हाईजैकर में से एक आदमी सीधा पायलट के कॉकपिट में गया और उसने प्लेन के पायलट कैप्टन देवी सरन के सर पर ऊपर बंदूक रखकर उससे कहा कि वो प्लेन दिल्ली की जगह अफगानिस्तान के लिए मोड़ ले। उसने देवी सरन को धमकी दी कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग फ्लाइट को ग्रेनेड से उड़ा देंगे। इस पर देवी सरन ने उससे कहा कि फ्लाइट में फ्यूल काठमांडू से दिल्ली की जर्नी अकॉर्डिंग ही फिल किया गया है। उनके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो अफगानिस्तान तक पहुंच पाएं। इस पर उन हाईजैकर ने कहा कि इस केस में फ्लाइट लाहौर पाकिस्तान में लैंड कराओ और वहां से फ्यूल रिफिल कराओ। पायलट ने लाहौर में लैंड कराने के लिए पाकिस्तान एयर कंट्रोल से परमिशन मांगी, पर यह खबर मिलते ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट बौखला उठी। इंडियन गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट के बावजूद भी उन्होंने फ्लाइट को लाहौर में लैंड करने से सख्त मना कर दिया। तब देवी सरन ने किसी तरह टेररिस्ट को अमृतसर लैंड करने के लिए मनाया ताकि वो वहाँ से फ्यूल रिफिल करा सकें। ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए फ्लाइट में फंसे लोगों को बचाने का सुनहरा मौका था, क्योंकि अब फ्लाइट इंडिया के सर जमीन पर लैंड हो चुकी थी। पंजाब गवर्नमेंट देरी ना करते हुए अपने फाइटर जेट को प्लेन के पास उतारकर रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहती थी, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट को डर थी कि कहीं इस ऑपरेशन में कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, मतलब कि कोई इनोसेंट बिना वजह मारा ना जाए। सेंट्रल और लोकल गवर्नमेंट की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से प्लेन की रिफ्यूलिंग में बहुत देरी हो रही थी और हाईजैकर को शक होने लगा। उन्होंने कैप्टन सरन को धमकाकर फ्लाइट बिना रिफ्यूल कराए ही टेक ऑफ करा ली। लो फ्यूल की वजह से फ्लाइट में मौजूद सभी को खतरा था। कैप्टन सरन ने एक बार फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट से परमिशन मांगी। उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वार्न किया कि अगर परमिशन नहीं दी तो प्लेन सीधा पाकिस्तान में क्रैश कर जाएगा। पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मजबूरी में लाहौर में प्लेन लैंड करने की परमिशन देनी पड़ी। पाकिस्तानी एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने प्लेन को रिफ्यूल किया और उसके बाद फ्लाइट ने दुबई के लिए उड़ान भरी। उस वक्त दुबई के इंडियन एम्बेसडर केसी सिंह ने फ्लाइट को यूएई में लैंड होने की परमिशन दिलवाई, मगर जब तक वहां फ्लाइट लैंड हुई तब तक एक पैसेंजर की मौत हो चुकी थी। 25 साल के रुपीन कटियाल की हाल ही में शादी हुई थी और वो अपनी पत्नी के साथ अपने हनीमून से लौट रहा था जब उनमें से एक हाईजैकर ने उसे गोली मार दी। कई पैसेंजर घायल हो चुके थे।
दुबई में लैंड करके 27 पैसेंजर को एयरपोर्ट पर ही छोड़ दिया गया और रुपीन कटियाल की बॉडी को वहीं फेंक दिया गया। अब तक इंडियन गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रहा था कि हाईजैकर का मोटिव क्या है, क्योंकि अभी तक उन्होंने अपनी कोई भी डिमांड नहीं रखी थी। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट ने यूएई गवर्नमेंट से रेस्क्यू ऑपरेशन की इजाज़त मांगी, पर यूएई ने ये रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर दी। एक बार फिर फ्लाइट ने उड़ान भरी और अपने फाइनल डेस्टिनेशन कांधार अफगानिस्तान में जाकर लैंड हुई। अफगानिस्तान में आज की तरह उस वक्त भी तालिबान का ही गवर्नमेंट थी और इंडिया ने आज की तरह ही उसे एक लेजिमेंट गवर्नमेंट मानने से इनकार कर दिया था और इसीलिए अफगानिस्तान में कोई इंडियन हाई कमीशन नहीं था। फ्लाइट लैंड होते ही तालिबान के मिलिट्री ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पाकिस्तान के इस्लामाबाद एरिया के हाई कमीशन को नेगोशिएट करने के लिए भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया का ध्यान अपने तरफ खींचने के लिए तालिबान ने हाईजैकर को इंडियन गवर्नमेंट के बीच बातचीत करवाई। हाईजैकर ने इंडियन जेल में बंद 35 मिलिट्रियंस और $200 मिलियन की डिमांड की। तब एक स्पेशल टीम ने हाईजैकर के साथ नेगोशिएट किया और रिजल्ट ये निकला कि हाईजैकर्स को 3 आतंकवादियों की रिहाई चाहिए और वो 3 आतंकवादी थे अहमद उमार सैयद शेख, मुश्ताक अहमद जारगर और सबसे इम्पोर्टेंट शख्स मसूद अजहर। पर इन हाईजैकर्स की डिमांड को समझने के लिए हमें 5 साल पहले 1994 में जाना पड़ेगा, जब मसूद अजहर, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हक हरकते उल मुजाहिद टीम का फाउंडर था, फेक आइडेंटिटी बनाकर वो इंडियन अथॉरिटीज़ को धोखा देकर कश्मीर आ गया था। उसकी श्रीनगर आने की वजह थी वह कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता था। 11 फरवरी 1994 से कुछ दिन पहले इंडियन आर्मी को मसूद के कश्मीर में होने की टिप मिली और उन्होंने उसे 11 फरवरी को कानाबाल के पास अरेस्ट कर लिया। इसके बाद मसूद के टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बस्ट ने उसे इंडियन जेल से निकालने के लिए 2 बार कोशिश भी की, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे। उन्होंने फिर एक नया प्लान बनाया और जुलाई 1995 में उन लोगों 6 फॉरेन टूरिस्ट को कैप्चर कर लिया और सरकार से मसूद को छोड़ने की डिमांड की, मगर सरकार नहीं मानी। 1999 में भी कॉन्स्पिरेटर्स ने कश्मीर में कोट बलवा जेल का जेल ब्रेक प्लान किया, लेकिन अथॉरिटीज़ को इसके बारे में पहले से पता चल गया और उन्होंने इन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें टेररिस्ट ग्रुप का एक साथी सज्जाद अफगान मारा गया। सज्जाद उस टेररिस्ट ग्रुप का श्रीनगर का कमांडर इन चीफ था और उसके ग्रुप को सज्जाद की बॉडी चाहिए थी, लेकिन इंडियन अथॉरिटीज़ ने सज्जाद की बॉडी हैंडओवर करने से साफ इनकार कर दिया। अब उस टेररिस्ट ग्रुप के पास कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था, तो उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया कि वह एक इंडियन फ्लाइट को हाईजैक करेंगे। सितंबर 1999 में 5 लोग बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में एक रेंटेड फ्लैट लेकर रहने लगे। इस छोटे से ग्रुप का लीडर था इब्राहिम अतहर। इब्राहिम अतहर अपने चारों साथियों को वहीं छोड़कर इंडिया आ गया ताकि वह सबकी फेक इंडियन आइडेंटिटी बनवा सके। 2 महीने बाद सबकी फेक आईडी लिए अतहर वापस आया और पांचों नेपाल के लिए निकल गए। वह जानते थे कि नेपाल से प्लेन में घुसना आसान है। इसके बाद इन टेररिस्ट ने कुछ हैंड ग्रेनेड्स और गन्स इनलीगल अरेंज करके प्लेन के बिजनेस और एग्जीक्यूटिव सीट्स खरीद लिए।
और प्लेन को हाईजैक कर लिया। इंडियन गवर्नमेंट के पास उनकी डिमांड मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था और जो 3 टेररिस्ट रिहा किए गए उनमें से मौजूद असर ने आगे चल के जैशे मोहम्मद बनाई, जिससे उसने पार्लियामेंट अटैक 26/11 अटैक को अंजाम दिया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ब्लडी अक्षत को सब्सक्राइब करें और देखिए दिल दहला देने वाली ऐसी क्राइम स्टोरी।